अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई विल बी डिस्कसिंग एंजाइम्स। ये टॉपिक हम यूनिवर्स प्रिंसिपल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 से कवर करेंगे। एंजाइम्स के इंट्रोडक्शन में रेंजर कहता है कि किसी भी लिविंग सिस्टम के लिए दो कंडीशंस का होना बहुत जरूरी है, और वो दो कंडीशंस ये हैं। एक तो वो सेल्फ रिप्लिकेटिंग होना चाहिए, और सेकेंडली वो अपने रिएक्शंस को कैटेलाइज कर सकता हो, कैटेलाइज द रिएक्शंस एफिशिएंटली। तो कैटालिसिस को लिविंग सिस्टम्स के अंदर सेंट्रल इंपॉर्टेंस हासिल है। हम एक बहुत ही सिंपल से रिएक्शन ग्लूकोज, और जब हम उसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ग्लूकोज जो ऑक्सीडेशन होती है इनटू CO2 एंड H2, ये रिएक्शन फेवरेबल होता है, और इसके लिए जो डेल्टा G है वो नेगेटिव होती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये रिएक्शन खुद हो जाएगा। एक ग्लूकोज का पैकेज अगर किसी शेल्फ के ऊपर पड़ा हो तो वो ऐसे ही ईयर्स तक पड़ा रहेगा, लेकिन उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। देयर विल बी नो CO2 प्रोडक्शन, राइट। लेकिन यही ग्लूकोज विद इन बॉडी, विद इन अ बॉडी, लिविंग बॉडी, ये सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर, गिविंग एनर्जी यूनिट्स इन द फॉर्म ऑफ ATP, जो हम यूज करते हैं बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। हमारे पास जो एंजाइम्स होते हैं उनके और कैटलिस्ट्स में जो इनऑर्गेनिक वर्ल्ड में इस्तेमाल होते हैं उनमें डिफरेंस होता है। कैटलिस्ट डिफरेंट होते हैं, कैटलिस्ट इन इनऑर्गेनिक वर्ल्ड और एंजाइम्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनमें कुछ फर्क होता है। कैटलिस्ट जो हैं ये एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस पर वर्क कर रहे होते हैं। इसकी निस्बत जो एंजाइम्स होते हैं वो माइल्ड टेम्परेचर, जो उसकी निस्बत बहुत लो टेम्परेचर्स, माइल्ड या लो टेम्परेचर और पीएच की कंडीशंस पे फंक्शन कर रहे होते हैं, पीएच कंडीशंस होती हैं। नेक्स्ट, एंजाइम्स जो हैं ये प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं। कैटलिस्ट्स कुड बी एनी आइन और एनी कंपाउंड, ये कोई भी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं, पर्टिकुलरली इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, या हम कह सकते हैं ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स। कैटलिस्ट्स जो हैं दे लास्ट लॉन्गर, और एंजाइम्स जो होते हैं वो रिप्लेस होते रहते हैं बाय द सिंथेसिस ऑफ सेल्स, रिप्लेस होते रहते हैं कॉन्स्टेंटली बाय सिंथेसिस, सिंथेसिस के थ्रू ये रिप्लेस होते रहते हैं। ये एक दफ़ा डैमेज हो जाए तो नए इस्तेमाल करना होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एंजाइम्स वर्सेस विटामिन्स चेक कर लेते हैं, वर्सेस विटामिन्स। विटामिन्स हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम डाइट। एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड इन बॉडी। एंजाइम्स कैटलाइज reactions. Vitamins alone cannot catalyze reaction. They help in catalyzing reactions, but they cannot catalyze the reactions. यहाँ पर जब हम डिस्कस कर रहे थे एंजाइम्स और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, तो एंजाइम्स जो हैं वो ज्यादा तेजी से रिएक्शन कैटलाइज करते हैं और ज्यादा एफिशिएंटली करते हैं। दे आर हाईली स्पेसिफिक एंड दे आर हाईली एफिशिएंट, बहुत ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। उसकी निस्बत दे आर नॉट वेरी स्पेसिफिक, इतने ज्यादा स्पेसिफिक नहीं होते, स्पेसिफिसिटी इनकी कम होती है। और इनकी जो रेट्स होते हैं वो भी इतने हायर नहीं होते, और दे आर लेस एफिशिएंट एज कम्पेयर टू एंजाइम्स। नेक्स्ट, एंजाइम्स की स्टडी जो है बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। एंजाइम्स की स्टडी हेल्प करती है हमें इन डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस,
डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस। 2 तरह की डिजीजेस अराइज़ कर सकती हैं। एक एंजाइम्स की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती हैं, डेफिशिएंसी है या डिफेक्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं बॉडी में, और एक उसकी एक्सेसिव एक्टिविटी की वजह से हो सकती हैं। एक्सेसिव एक्टिविटी ऑफ एंजाइम मे कॉज़ डिजीजेस। तो मुख्तलिफ जो टेस्ट करवाए जाते हैं, ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट हो गए, तो उन सैंपल्स में ये चेक किया जाता है कि कोई एंजाइम जो है अपनी नॉर्मल रेंज से ज़्यादा तो नहीं पाया जाता, या अपनी नॉर्मल रेंज से ज़्यादा वर्किंग करके प्रोडक्ट जनरेट तो नहीं कर रहा, तो उसकी एक्सेसिव एक्टिविटी से किसी भी डिजीज़ को डायग्नोस किया जा सकता है। प्लस हमारे पास एंजाइम्स की फूड टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा अहमियत है। टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, ऐसे कई तरह के एंजाइम्स जो हैं वो तैयार कर लिए गए हैं, जो फूड प्रोसेसिंग लाइक चीज़ मेकिंग, वाइन मेकिंग और फ्रुक्टोज़ सिरप्स, शुगर सिरप्स बनाने में यूज़ होते हैं। इसी तरह एग्रीकल्चर में भी इसे इस्तेमाल किया गया है। अब हम हिस्ट्री ऑफ एंजाइम्स पढ़ेंगे। हिस्ट्री ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो लाइक इन 1700 बायोकेमिकल रिएक्शंस तो नोन थे, लेकिन उनकी बायोकेमिस्ट्री नहीं पता थी कि ये बायोकेमिकल रिएक्शन किस तरह क्यों कर हो पाता है। तो हम देख सकते हैं कि इन 1700 ये ऑब्जर्वेशन तो थी कि जो मीट है विद द हेल्प ऑफ स्टमक सिक्रीशन कन्वर्ट हो जाता है डाइजेस्टिबल मटेरियल में। सिमिलरली जो सैकराइड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, दे आर कन्वर्टेड इनटू मोनोसैकराइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सॉल्युबल, एब्जॉर्ब जो एब्जॉर्ब हो सकते हैं सेल्स के ज़रिए, उससे मोनोसैकराइड्स ऑब्टेन होते हैं लाइक बाय एमाइलेजेस। लेकिन ये आइडिया नहीं था कि ये एंजाइम्स जो हैं, कौन से वो एंजाइम्स हैं जो ये कन्वर्जन जो है वो करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को मोनोसैकराइड्स में कन्वर्ट करते हैं, ये मीट को डाइजेस्टिबल मटेरियल में। ये प्रोसेसेस नोन थे, लेकिन इनके अंदर जो एक्टिव एजेंट्स हैं वो अननोन थे। तो इस पे काम किया गया, और इन अर्ली 1800 एक फर्स्ट टाइम 1833 में डायस्टेज एंजाइम जो है वो डिस्कवर किया गया, और ये डिस्कवरी जो है उसका क्रेडिट आता है एंड सेल्मी पाइन को, जो उस वक्त शुगर फैक्ट्री में काम कर रहा था। उसने ये ऑब्जर्व किया कि जब भी स्टार्च को कैटालाइज करवाया जाता है, तो ये कन्वर्ट हो जाती है इनटू सॉल्युबल स्मॉल यूनिट्स। और वो स्मॉल यूनिट्स क्या हैं? माल्टोस, जो कि एक डाइसेकेराइड है, माल्टोट्राइओस, जो कि ट्राइसेकेराइड है, और डेक्स्ट्रिन्स दैट आर ओलिगोसेकेराइड्स। ये सॉल्युबल स्मॉल यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टार्च में जब ये कन्वर्जन उसने ऑब्जर्व की, तो उसने ये देखा कि एक एंजाइम जो है डायस्टेज, एग्जैक्टली वो एजेंट करार दिया जो सेपरेशन काज करता है स्टार्च की। स्टार्च को एक्चुअली वो सेपरेट करता है उसके हस्क से। हस्क इंसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। हस्क इंसॉल्युबल हो जाते हैं, और स्टार्च पर जब डायस्टेज वर्क करता है तो उसे सॉल्युबल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर देता है, सो एक सेपरेशन काज होती है। दस द नेम इट वाज कॉइन्ड द नेम डायस्टेज। और ये जो एज वर्ड है फिर हिस्टोरिकली यूज किया गया कि जो जो भी एंजाइम होता था उसके एंड पर ये सफिक्स एज जो है वो ऐड कर दिया जाता था, टू रिफर इट टू एज एंजाइम। सफिक्स एज जो है फिर यूज किया जाने लगा एट द एंड ऑफ सबस्ट्रेट नेम और फॉर एंजाइम्स। नेक्स्ट हमारे पास 1850s में लुई पास्चर की कंट्रीब्यूशन हम देखते हैं। लुई पास्चर जो है एक फ्रेंच केमिस्ट था, और अपने वक्त का बहुत बड़ा केमिस्ट था। इसने इसकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री। इसने जर्म थ्योरी दी थी। इसने ये कहा था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन ओनली अराइज फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड दे कैन नॉट अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसने कई वैक्सीन जो हैं वो बनाई थी लाइक कॉलरा के अगेंस्ट, रेबीज के अगेंस्ट, और इससे इसके अलावा इसने पास्चराइजेशन इफेक्ट भी दिया था। ये जब नॉर्दर्न फ्रांस में एक यूनिवर्सिटी में अपॉइंटेड था, वहाँ पर एक प्रॉब्लम थी कि वाइन मेकिंग के दौरान जो है वाइन्स जो है वो खट्टी हो जाती थी, वाइन्स खराब हो जाती थी। तो वाइन्स का ये जो सॉवर होना था, उसने इसको स्टडी किया, और उसने ये देखा कि इनके खट्टे होने की वजह ये है कि इसमें कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स
कुछ लैक्टिक यीस्ट जो है वो इसके अंदर रह जाती है, जो इसे खट्टा कर देती है। तो उसने इसका ये इलाज निकाला कि आप वाइन मेकिंग प्रोसेस में आप जो बार्ले जो जर्मिनेट कर रही होती है, आप उसको जब वाइन में कन्वर्ट हो रही होती है, तो आप उसको 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करें, 55 टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड से हीटिंग दें। उससे तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड हो जाएंगे। उसके बाद आप यीस्ट, एक होती है लैक्टिक यीस्ट और एक होती है सिंपल यीस्ट जो शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करती है, आप फिर वो ऐड करें और उससे जो वाइन बनेगी वो खराब नहीं होगी। तो देयर वाज अ कंसेप्ट कि वाइन्स में कोई कंटेमिनेशन हो जाती है लैक्टिक यीस्ट की, और लैक्टिक यीस्ट फर्मेंटेशन करती है और उसके रिजल्ट में लैक्टिक एसिड जनरेट होता है। लैक्टिक एसिड जनरेट होता है, जिसकी वजह से जो वाइन्स थी वो खट्टी हो जाती थी, ठीक है, सॉर हो जाती थी। और ये प्रॉब्लम वाइन इंडस्ट्री, फ्रांस की वाइन इंडस्ट्री फेस कर रही थी। तो उसने इस प्रॉब्लम का ये हल निकाला कि उसे हीट किया जाए अप टू 55 डिग्री और 60 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर उसमें बाद में इस हीटिंग के बाद जो है तमाम जो लिविंग माइक्रोब्स हैं वो वो डेड हो जाएंगे, लिविंग माइक्रोब्स इसमें खत्म हो जाएंगे। और फिर उसमें आप यीस्ट ऐड करेंगे जो उसे कन्वर्ट करेगी शुगर्स को इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। असल में ये चीज़ अचीव करनी थी, ठीक है, ये चीज़ अचीव करनी थी, लेकिन लैक्टिक एसिड की जनरेशन जो है उस वाइन को खराब कर देती थी। सो इस पास्चराइजेशन इफेक्ट की वजह से वाइन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई, और इसलिए सेवियर ऑफ वाइन इंडस्ट्री भी कहा जाता है। सो लुई पास्चर का ये कंसेप्ट था कि जो यीस्ट सेल्स हैं, यीस्ट लिविंग यीस्ट सेल्स, ओनली दे आर एबल टू कन्वर्ट शुगर्स इनटू अल्कोहल, शुगर्स इनटू अल्कोहल। और उनका ये कंसेप्ट था कि उन लिविंग यीस्ट सेल्स के अंदर जो एक्टिव एजेंट है उसे वो कहते थे फर्मेंट, कि वो फर्मेंट जो है वो लिविंग सिस्टम्स के अंदर ही शुगर्स को अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकता है। आउटसाइड द लिविंग सिस्टम इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये कंसेप्ट सपोर्ट करता है वाइटलिज्म को, वाइटल फोर्स थ्योरी को, कि ये लिविंग सिस्टम में पॉसिबल है। 1897 में लेटर ऑन एडवर्ड बकनर ने सेल फ्री फर्मेंटेशन जो है उसे डिमॉन्स्ट्रेट किया। फर्मेंटेशन, उसने बेसिकली लिविंग यीस्ट सेल्स जो है, यीस्ट सेल्स, उसमें से एक्सट्रैक्ट निकाला फर्मेंट, फर्मेंट को फर्मेंट को एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्टेड, और उस फर्मेंट को फिर इस्तेमाल किया शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए। तो उस फर्मेंट ने शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर लिया। उसने ये प्रूव किया कि आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द लिविंग सिस्टम्स भी फर्मेंटेशन पॉसिबल है, यीस्ट वर्क करती है। तो वाइटल फोर्स थ्योरी को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा, और फिर साइंसदान जो है इस बात पर गौर करने लगे कि ये जो एक्टिव एजेंट्स होते हैं जो बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं, दे आर एबल टू डू सो आउटसाइड द लिविंग सिस्टम्स एज वेल। विल्हेल्म कोहने जो हैं, उन्होंने फर्स्ट टाइम इन इस फर्मेंट इस एक्टिव एजेंट को नाम दिया एनजाइम का। एन, ये ग्रीक वर्ड्स हैं, एन मीन्स विद इन और सिंपली इन, और जाइम मीन्स यीस्ट, कि वो जो एक्टिव एजेंट्स जो यीस्ट के अंदर पाए जाते हैं उन्हें एंजाइम का नाम दिया, और बाद में बाकी तमाम एक्टिव एजेंट्स जो मुख्तलिफ और बायोकेमिकल रिएक्शंस करवाते थे उनको भी एंजाइम का नाम ही दिया गया। इन 20th सेंचुरी इस फील्ड में और काम हुआ, और 1926 में जेम्स समनर ने क्रिस्टलाइज आउट किया, अम, हमारे पास एंजाइम है यूरिएस और एक और एंजाइम कैटालिन। और इस क्रिस्टलाइज आउट करने के नतीजे में उसने ये कंक्लूड किया कि ये प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं, और उससे उसने ये कंसेप्ट लिया कि जो भी कैटालिटिक एजेंट्स होते हैं जो बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं, स्पीड अप कर रहे होते हैं, दे आर बेसिकली प्रोटीन इन नेचर। उसकी इस बात को एक्सेप्टेंस नहीं मिली। बाद में 1930s ऑनवर्ड्स जो है और भी साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने मजीद क्रिस्टलाइज आउट किए एंजाइम्स, और प्रूव किया कि हाँ ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं। लाइक नॉर्थरोप और कुनिट्स ने फर्दर काम किया डाइजेस्टिव एंजाइम्स पर, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को आइसोलेट किया, क्रिस्टलाइज आउट किया, लाइक पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, और उन्होंने ये पता चलाया कि ये भी प्रोटीन इन नेचर होते हैं। सो इट वाज फाइनली एक्सेप्टेड कि तमाम जो कैटालिटिक एक्टिविटी कंटेन करने वाले एजेंट्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, दे आर प्रोटीन इन नेचर। लेटर ऑन कुछ और भी मॉलिक्यूल्स में कैटालिटिक प्रॉपर्टीज देखी गई,
और वो आरएनए मॉलिक्यूल्स थे, और इस बेस पे उन्हें राइबोजाइम कहा गया। ये एक एक्सेप्शन है। राइबोजाइम्स आर ओनली वाहिद वो इस तरह के एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन इन नेचर नहीं है। तो राइबोजाइम्स आरएनए स्प्लाइसिंग करते हैं, ट्रांसफर आरएनए की फॉर्मेशन करते हैं, और राइबोसोम्स का हिस्सा बनकर प्रोटीन के सिंथेसिस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसके मैकेनिज्म पर गौर किया कि एक एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ मिल करके रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरह से बढ़ाता है। हाउ कम कि बायोकेमिकल रिएक्शंस इतनी ज्यादा फास्ट स्पीड्स पर हो रहे होते हैं। तो उसके मैकेनिज्म को समझने की कोशिश की गई। अब तक बहुत से एंजाइम्स जो आइसोलेट किए जा चुके हैं, क्रिस्टलाइज आउट किए जा चुके हैं, उनके एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के जरिए स्ट्रक्चर समझे जा चुके हैं, और उनके मैकेनिज्म्स भी एक्सप्लेन हो चुके हैं। तो सबसे पहले एंजाइम जिसको स्टडी किया, जिसके स्ट्रक्चर को कम्प्लीटली स्टडी किया गया था, वो लाइसोजाइम था। लाइसोजाइम, इट इज फाउंड इन टीयर्स, सलाइवा एंड एग वाइट। एग वाइट में पाया जाता है, और इसका फंक्शन ये होता है कि ये जो आउटर बैक्टीरियल वॉल है उसे डिग्रेड करता है। आउटर बैक्टीरियल वॉल की लाइसिस करता है, जिसकी वजह से इसको लाइसोजाइम कहा जाता है। तो लाइसोजाइम को 1965 के अराउंड इसके स्ट्रक्चर को एक्सआरडी, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के थ्रू, एक्सआरडी वगैरह से इसे स्टडी किया गया था। नेक्स्ट हमारे पास सर्टेन डेफिनेशंस, जो टर्म्स हैं जो हम एंजाइम्स में पढ़ेंगे, डेफिनेशंस और टर्म्स। कंपोनेंट्स ऑफ एंजाइम की बात कर लेते हैं। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन पार्ट पर मुश्तमिल होते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं। दे डू नॉट रिक्वायर एनी अदर थिंग फॉर देयर एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल, यूरिएज, पापाइन, पेप्सिन, एक्सेट्रा। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो प्रोटीन पार्ट के अलावा, एक उनमें प्रोटीन पार्ट तो होते ही है, वो नॉन प्रोटीन पार्ट भी रिक्वायर करते हैं फॉर देयर कैटालिटिक एफिशिएंसी। वो नॉन प्रोटीन पार्ट मेटालाइंस भी हो सकते हैं, जैसे जिंक 2 पॉजिटिव आयन हो गया, या मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन हो गया। वो ऑर्गेनिक या ऑर्गेनो मेटेलिक मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, और ऑर्गेनो मेटेलिक मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। एंड दे कैरी दे कैरी फंक्शनल ग्रुप्स, और उसको ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल। तो मेटल आयंस को दूसरे लफ्जों में कोफैक्टर कहा जाता है, और ऑर्गेनिक और ऑर्गेनो मेटेलिक आयंस को को एंजाइम्स कहा जाता है। नेक्स्ट हम टर्म देखते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप ये ऐसा कोफैक्टर प्लस, या हम कह सकते हैं को एंजाइम होते हैं, जो एंजाइम के साथ कोवेलेंटली और टाइटली बाउंड होते हैं। टाइटली बाउंड टू प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम, प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम। These are termed as prosthetic group. For example, जिंक 2 पॉजिटिव जो है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम में एक प्रोस्थेटिक ग्रुप की हैसियत रखता है। ये रिएक्शन जो है H2O प्लस CO2 gives rise to H2CO3, इस रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा होता है। इसके अलावा हमारे पास TPP और FAD कोएंजाइम्स जो हैं ये प्रोस्थेटिक ग्रुप के तौर पर एक्ट करते हैं इन पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट हम नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स देख लेते हैं। नोमेनक्लेचर से पहले हम डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स भी देखते हैं। एंजाइम्स जो हैं अगर वो
प्रोटीन पार्ट प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों रिक्वायर करते हैं। तो प्रोटीन पार्ट को एपोप्रोटीन कहा जाता है या एपोएंजाइम कहा जाता है, और नॉन प्रोटीन पार्ट जैसे कि पहले मेंशन किया है, कोफैक्टर भी हो सकता है, कोएंजाइम भी हो सकता है, और प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हो सकता है। इन दोनों के मिलने से एक कंप्लीटली फंक्शनल एंजाइम बनता है जिसे कहते हैं होलो एंजाइम। होलो एंजाइम, दिस इज एपोप्रोटीन और एपो एंजाइम। एंजाइम्स दो तरह के हो सकते हैं, एक होते हैं एंडो एंजाइम्स, एंडो एंजाइम्स, और एक होते हैं एक्सो एंजाइम्स। एंडो एंजाइम्स वो होते हैं जो विद इन द सेल प्रोड्यूस होते हैं, विद इन द सेल, और सेल के अंदर ही काम करते हैं। फंक्शन फंक्शन प्रोड्यूस विद इन द सेल, वहीं बनते हैं, एंड फंक्शन विद इन द सेल, उसी सेल के अंदर ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और एक्सो एंजाइम्स वो होते हैं जो सेल्स के अंदर बनते हैं, प्रोड्यूस्ड इन सेल, और फिर एक्सपोर्ट किए जाते हैं बाहर के एनवायरनमेंट में, एंड एक्ट ऑन different substances outside the cell, substances outside the cell. एंडोजाइम एंडो एंजाइम्स में एग्जांपल आ जाती है मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स के जो एंजाइम्स होते हैं एंडो एंजाइम्स होते हैं, और यहाँ पर बैक्टीरिया, फंजाई, ये एक्सक्रीट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं अपने एंजाइम्स को बाहर के एनवायरनमेंट में, बाहर की एनवायरनमेंट में चीज़ों को डाइजेस्ट करते हैं, और वो डाइजेस्टेबल मटेरियल पर सेल एब्सॉर्ब कर लेते हैं। अब हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स को मुख्तलिफ बेसिस पर उसका नाम रखा जाता है। सबसे पहली जो बेसिस है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट। जिस रिएक्टेंट पर एंजाइम काम कर रहा होता है उसे सबस्ट्रेट कहते हैं, और उसके नाम पे एंजाइम का नाम रख दिया जाता है विद यूजिंग सफिक्स एज। फॉर एग्जांपल, अगर लिपिड्स पे कोई एंजाइम काम कर रहा है, लिपिड्स पे, तो उसे लाइपेज नाम दे देंगे। अगर कोई एंजाइम न्यूक्लिक एसिड्स पे कर रहा है तो उसे न्यूक्लियस का नाम दे देंगे, न्यूक्लियस का, न्यूक्लिक एसिड्स पे, राइट। अगर कोई एंजाइम फॉर एग्जांपल काम कर रहा है लैक्टोज पे, तो उसके एंजाइम का नाम होगा लैक्टेज। इसी तरह यूरिया पे काम करने वाले एंजाइम का नाम होगा यूरिएज। तो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स जिसमें एंजाइम का नाम सबस्ट्रेट के नाम पर रखा गया है विद एडिंग सफिक्स एज इन द एंड। सेकंड, ऑन द टाइप ऑफ फंक्शन दे परफॉर्म। इस बेस पे भी एंजाइम के नाम रखेंगे, ऑन द टाइप ऑफ फंक्शन दे परफॉर्म, फंक्शन दे परफॉर्म। फॉर एग्जांपल, एक एंजाइम जो आइसोमराइजेशन करवाता है वो आइसोमेरेज कहलाता है। जो ऑक्सीडेशन करवाता है उसे ऑक्सीडेज एंजाइम कहा जाता है। जो डिहाइड्रोजनेशन काज करवाता है उसे डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं। जो डीएनए की पॉलीमराइजेशन करवाता है उसे डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं। थर्ड वो कैटेगरी है जिसमें नेम ऑफ द सबस्ट्रेट प्लस फंक्शन दे परफॉर्म दोनों ही नाम का हिस्सा है, फंक्शन दे परफॉर्म। फॉर एग्जांपल, हमारे पास सक्सिनिक एसिड जब कन्वर्ट होता है फ्यूमरेट में, तो उसके ऊपर एक्ट करने वाला एंजाइम होता है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनिक फॉर द सबस्ट्रेट, और डिहाइड्रोजिनेज की डिहाइड्रोजिनेशन जो है वो यहाँ पे ऑब्जर्व होती है, FADH2 की फॉर्मेशन। इसी तरह हमारे पास ग्लूटामिक एसिड है। ग्लूटामिक एसिड जब कन्वर्ट होता है अल्फा कीटोग्लूटारेट में वाया ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन, डीअमाइनेशन, तो उस वक्त इस पे एंजाइम जो एक्ट करता है वो होता है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। फोर्थ हमारे पास एंजाइम जो है
एंजाइम का नाम प्रोडक्ट के नाम पे भी रखा जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ नेम ऑफ प्रोडक्ट, नेम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। जब ग्लूटामेट कन्वर्ट होता है ग्लूटामीन के अंदर, तो उस एंजाइम का नाम होता है ग्लूटामीन सिंथेटेस, सिंथेटेस। तो ग्लूटामीन प्रोडक्ट है इस सिस्टम में। फिफ्थ, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, पेप्सिन जो है उसका नाम पेप्सिन इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये ग्रीक वर्ड पेप्सिस, टू डाइजेस्ट से निकला है, क्योंकि ये हमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स में, स्टमक की सिक्रीशंस में हासिल हुआ था। सिमिलरली ट्रिप्सिन जो है एक ग्रीक वर्ड ट्राइन जो है उससे निकला है, जिसका मतलब होता है टू वियर आउट, टू वियर ऑफ, वियर ऑफ। और ये वियरिंग ऑफ कहाँ पे हुई थी? जब पेंक्रियाटिक टिश्यूज को, टिश्यूज को ग्लिसरीन के साथ रब किया गया, रब किया गया, तो उसके नतीजे में ट्रिप्सिन जो है वो ऑब्टेन की गई, तो ट्रिप्सिन को उस हवाले से नाम रख दिया गया उसका। इसी तरह लाइसोजाइम जो है उसका नाम रखा गया ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट कि ये लाइसिस करता है, ब्रेक डाउन करता है, लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल कर रहा होता है, बैक्टीरियल सेल वॉल, दैट्स व्हाई टर्म्ड एज लाइसोजाइम। सिमिलरली कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिसमें एक एंजाइम होता है और उसके दो नाम होते हैं, उसके दो नेम्स हैं। फॉर एग्जांपल सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो है वो जब कन्वर्ट होता है सक्सिनेट के अंदर, सक्सिनेट के अंदर, तो इसे कैटालाइज करने वाले एंजाइम के दो नाम हैं। एक हमारे पास होता है सक्सिनाइल सक्सिनाल सक्सिनाइल थायोकाइनेज, और एक दूसरा उसका नाम होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेस, सिंथेटेस। सो कुछ इस एम्बिग्विटीज को खत्म करने के लिए, इस एम्बिग्विटी को खत्म करने के लिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मोलेकुलर बायोलॉजी ने एक नोमेनक्लेचर ऑफ कमिटी जो है उसको सेट किया, और एंजाइम्स को नाम देने का एक मेथड जो है वो प्रपोज किया। सो वी विल डिस्कस दिस इन फ्यूचर लेक्चर।